सिंध असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब आज होगा। सिंध असम्बली में कायदे ऐवान के लिए वोट कास्टिंग का अमल आज 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह और MQM के सलीम खुर्शीदी मद्दे मुकाबिल हैं। हल्फ बर्दारी तकरीब आज ही गवर्नर हाउस में होगी। इस पर मजीद बात कर लेते हैं आज़ाद नौरी और अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद नौरियों से। आज़ाद, कहाँ तक पहुँच गई हैं तैयारियाँ? जी बिल्कुल, आज सिंध असेंबली में 25वें कायदे ऐवान का चुनाव होने जा रहा है। इस हवाले से आज 2 बजे सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर सैयद अवैस कादर शाह की सदारत में होगा, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर कुरान पाक की तिलावत होगी, जिसके बाद में नात शरीफ और जिसके बाद में जो अरकान हलफ उठाना चाहते हैं उनको ऐलान किया जाएगा। जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो नामजद जो वज़ीर आला है उनका इंतखाब होगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनब से सैयद मुराद अली शाह को तीसरी बार नामजद कर दिया गया है, जबकि MQM पाकिस्तान की जनब से अली खुर्शीदी को भी बतौर वज़ीर आला के ओहदे पर नामजद कर दिया गया। इन दो जो है उम्मीदवारों के माबीन मुकाबला है जो असेंबली के अंदर होना है। जिसके बाद में जैसे पोलिंग का अमल ख़त्म होगा उसके बाद में स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादर शाह की जनब से जो उम्मीदवार कामयाब होगा उसका ऐलान किया जाएगा। जिसके बाद में बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला सिंध की जो नए मुंतखब होकर आएंगे उनको हलफ बर्दारी तकरीब होगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत का निज़ाम चलाने वो शुरू कर देंगे। इस हवाले से आज जो सिंध असेंबली का इजलास होने जा रहा है जिसमें कायदे ऐवान का चुनाव होना है, इस हवाले से आज भी सिंध असेंबली के एतराफ़ में जो खास तौर पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम है इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन जो रास्ते बंद किए गए थे उनको खोला गया। लेकिन आम जो ट्रैफिक है उनकी रवानी बहाल की गई है और सिंध असेंबली के एतराफ़ में चारों गेट है वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त की गई है और जो लोग जिनके पास पासेज है वो सिक्योरिटी वाले उनसे पूछताछ करने के बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक अरकान की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हो सका है। कुछ देर बाद यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन पहुँचेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा दीगर अरकान जो हुकूमती अरकान है वो इस गेट से एंटर होते हैं और VIP जो एंट्री दाखिला जो सिंध असेंबली का गेट है वहाँ से अंदर ऐवान में जाते हैं, जबकि अपोजिशन के अरकान यहाँ से गाड़ी में उतरते हैं और यहाँ से सिंध असेंबली का जो पुराना गेट है यहाँ से एंटर होकर ऐवान के अंदर पहुँचते हैं। इस लिहाज से कुछ देर बाद अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें जो नामजद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और दीगर जो अरकान सिंध असेंबली हैं उनकी आमद का भी सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। जी आज़ाद नौरियो हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। सिंध असम्बली के अंदर की तैयारियां हमें अपडेट करते। दूसरी जानिब सिंध असम्बली के बाहर क्या मनाज़र हैं, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए बात करेंगे। अक्सर शायद वहाँ पर मौजूद हैं। अक्सर अपडेट कीजिएगा सिक्योरिटी के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध असेंबली के बाहर मौजूद हूँ और सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 2 रोज़ में हमने देखा कि जब पहला इजलास हुआ था उस दिन सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी और शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो धरने भी दिए गए थे, जिसकी वजह से हम देखते थे कि जगह जगह कंटेनर लगा दिए गए थे, जिसकी बायस जो है वो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। दूसरे रोज़ की बात करें तो कल भी सिंध असेंबली की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को जो है वो कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया गया था। सिर्फ शाहीन कॉम्प्लेक्स का रास्ता जो है वो अरकान के लिए खोला गया था, जिसकी वजह से भी जो यहाँ के शहरी थे गुजरने वाले उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। आज की हम बात करते हैं तो आज जो है वो तमाम कंटेनर हटा दिए गए हैं। सिर्फ पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे जब हमने बात की अफसरान से तो उनका ये कहना है कि 1000 के करीब एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लेकिन आज क्योंकि कोई ऐसी कॉल नहीं दी गई, आज कोई ऐसा इनको इम्कानात नहीं देखे गए कि कोई ऐसी बदमज़गी हो सकती है या कोई भी जमात यहाँ पर आके जो है वो शोर शराबा कर सकती है, इसलिए इन्होंने आज कंटेनर हटा दिए ताकि लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना हो। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो कबूतर चौक सिंध सेक्रेटरीट से जाने वाला रास्ता है फवारा चौक की तरफ, आर्ट्स काउंसिल की तरफ, वो जो है वो खोल दिया गया है और यहाँ से जो है वो ट्रैफिक की रवानगी को पुलिस के एहलकारों ने बहाल रखा हुआ है। बात करें कबूतर चौक की, आर्ट्स काउंसिल की, बंस रोड के रास्तों की या शाहीन कॉम्प्लेक्स की, तो ये तमाम रास्ते जो है वो आज खोल दिए गए हैं। कहीं भी किसी रोड पे जो है वो कंटेनर नहीं लगाया हुआ, लेकिन जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर तैनात की गई है ताकि अगर कोई कारकुन या कोई भी जमात यहाँ पर आ जाती है तो उसे जो है वो कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है, अक्सर शायद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जी आज़ाद, आप हमें बताइएगा कि जो वज़ीर आला का इंतखाब होगा वो खुफिया राय शुमारी से होगा या शो ऑफ हैंड से होगा?
जी बिल्कुल, इस वक्त दो उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, जिसमें मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी शामिल हैं, लेकिन ये खुफिया राय शुमारी के जरिए वोट कास्टिंग का अमल शुरू होगा, जिसके बाद में बाज़ाब्ता तौर पर गिनती का अमल होगा, जिसके बाद स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादर शाह बाज़ाब्ता तौर पर कामयाब उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, जिसके बाद ही हलफ बर्दारी तकरीब का फैसला किया जाएगा। जो ये इंतखाब है, इसका अमल जो है बाज़ाब्ता तौर पर खुफिया राय शुमारी के जरिए किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेल्टिंग का अमल होगा, जिसके जरिए ही जो नामजद उम्मीदवार है इसको कामयाब करने के हवाले से अरकान सिंध असेंबली की जानब से अपना वोट कास्ट करेंगे। जो जिनके हक में वोट कास्ट करेंगे वो भी उम्मीदवार जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो कामयाब होकर ऐवान बाला का जो है कायद ऐवान, जो सिंध असेंबली का जो ऐवान है उसका कायद ऐवान बन जाएगा। जी, आज़ाद नूरिया हमारे साथ मौजूद हैं। 2 बजे जो है वो अमल जो है शुरू किया जाएगा और सिक्योरिटी के हवाले से अक्सर शाहिद हमें अपडेट करी थी। आज़ाद, हम देखते हैं कि जो 6 सियासी जमातें हैं जो कि एक तरफ हो गई हैं और इस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी हैं, इनमें जो है अब बाद में कोई मीटिंग्स वगैरह भी होंगी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जाएगा, इस तरह की कोई ज़राए हमारी तफसीलात बता रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कि वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में भी पूरा उन्होंने मुकाबला किया है MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के नंबर्स भी ज़्यादा थे। जी बिल्कुल, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा यहाँ पर मौजूद है, मुंतखब होकर आए, उन्होंने जो इस वक्त नामजद जो MQM का उम्मीदवार है वज़ीर आला का, उनसे मुज़ाकरत किए थे, उनके सामने बात रखी थी कि हमारे जो अक्सरियत है वोटर्स की जिस लिहाज से आप हमारे हक में दस्तबरदार हो जाए ताकि हमारी बेहतरी हो जाए और ऐवान में बिला मुकाबला हमारे उम्मीदवार कामयाब हो जाए। लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि जो अली खुर्शीदी से इनकी बातचीत हुई थी, उनके बाद अंदर की कहानी ये है कि उसी दिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक कारकुन से अदल करने गए थे, वहाँ पर जो है MQM के हवाले से कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके बायस उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के चेयरमैन एक तरफ हमारे से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, हम दस्तबरदार होने को तैयार हैं। अली खुर्शीदी ने पार्टी की क़यादत तक जैसे कन्वे कर दिया था कि वो आए थे मेरे पास और ये चाहते आपका क्या इरादा। तो उन्होंने कहा कि MQM की जो क़यादत है उन्होंने कि जब एक पार्टी का चेयरमैन हम पर तनकीद कर रहा है और हम उनके हक में दस्तबरदार हो जाएंगे, हमारे कारकुनान में तासुर गल जाएगा, इससे बेहतर ये हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं और ऐवान के अंदर जिस तरह डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इलेक्शन हुआ इस तरह ही जो है वज़ीर आला का इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में ये मामला जो है तहतुल का शिकार हो गया, बातें वहाँ रुक गई, आगे नहीं बढ़ सकी। आज ही इस तरह होगा, इलेक्शन होगा जिसमें MQM पाकिस्तान का उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार मद्दे मुकाबले होंगे। जिसको जितने वोट मिलेंगे वोटों का जो है स्पीकर ऐलान करेंगे, जो कामयाब होगा उसका ऐलान करेंगे, जिसके बाद दिखाई ये दे रही है कि सूरत में इस वक्त तक MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबिन कोई ऐसी खास बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। बातचीत का अमल वहाँ रुक गया जिस तरह इन्होंने अली खुर्शीदी से बात की थी और अली खुर्शीदी ने ये पैगाम MQM की क़यादत तक पहुँचा और MQM की क़यादत को जो रेस्पॉन्स बिलावल भुट्टो की जानब से मिला मीडिया के जरिए, उसके बाद में इनकी जो है बातचीत का अमल वहीं रुक गया, स्पीड ख़त्म हो चुकी है, ब्रेक लग चुका है, जिसके बाद आगे बात का अमल बढ़ने का है। जी, आज़ाद नूरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज की तैयारियों के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आज वज़ीर आला सिंध का इंतखाब होना है और अगले वज़ीर आला कौन होंगे ये वोटिंग का अमल ही बताएगा। आज़ाद, हम जैसे देख रहे हैं कि 12:19 हो चुके हैं, सिंध असम्बली की तैयारियां कितनी मुकम्मल हो गई हैं? आज तो ताख़ीर का शिकार नहीं होगी सिंध असम्बली की जो कार्रवाई आगे बढ़ानी है, और थोड़ा सा नंबर गेम्स के हवाले से भी बता दीजिएगा, कितने अरकान असम्बली आज वहाँ पर मौजूद होंगे, पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो पार्टी पोजीशन की सूरत ये है कि जो जिस तरह हलफ बर्दारी का आगाज़ हुआ था उस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 112 अरकान ने हलफ लिया था, लेकिन 3 अरकान हलफ नहीं ले सके थे, जिसमें मीर नादर मगसी थे, उसके अलावा सेनेटर जाम मेहताब डार, सेनेटर निसार अहमद खोड़ो शामिल थे। इसके अलावा एक नशस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खाली हो चुकी है, क्योंकि वो दादू से अब्दुल अजीज़ जो इंतकाल करके जिसके बाद से ये खाली थी, लेकिन उस दिन 112 जो उम्मीदवार हलफ लिया था। लेकिन कल जो इलेक्शन हुआ था स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, उनमें 111 वोट कास्ट हुए थे, लेकिन पार्टी पोजीशन के लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो हलफ लेने वाला अरकान है उनकी तादाद 112 है। इस लिहाज से MQM पाकिस्तान के पास जो अरकान की तादाद है वो 36 है। इसके अलावा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे जो इस पार्टी में जम हुए हैं, उनकी तादाद कुल जो है 8 है, वो भी हलफ ले चुके हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी का जो रुकन है वो 1 है। इसके अलावा GDA के 3 अरकान हैं, लेकिन उन्होंने ताहाल सिंध असेंबली में बतौर मेंबर के तौर पर हलफ नहीं लिया है। इस लिहाज से पार्टी पोजीशन ये है। पार्टी पोजीशन के लिहाज से मुराद अली शाह को जो है तमाम बड़ी जो बर्तरी हासिल हो सकती है, क्योंकि जब वोट कास्ट का अमल होगा उसके बाद पता चलेगा मुराद अली शाह को इतने वोट कास्ट हो चुके हैं, लेकिन तादाद जो है हद से ज़्यादा है, दुगनी 3 गुना ज़्यादा है। इस लिहाज से दूसरी बात ये GDA ने ताहाल सिंध असेंबली में हलफ लेने का बायकाट करने का ऐलान कर रखा है। आज ये वाज़ह तौर पर नहीं बताया जा रहा है कि उनके अरकान यहाँ पर पहुँचेंगे या हलफ लेंगे, लेकिन एक नशस्त जो है हाफिज़ नईम रहमान की उनके नताज रुके हुए हैं, नोटिफिकेशन रुका हुआ है, वो भी बाकी है। इसके अलावा 3 ऐसी नशस्त हैं जो खवातीन और अकलतों की, जिसमें 2 खवातीन की और अकलत की मकसूद की शख्स है, उसका इलेक्शन कमीशन ने ताहाल ऐलान नहीं किया। लेकिन इस वक्त जो पार्टी पोजीशन के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, जिसके पास 112 अरकान। हो सकता है आज अमीर नादर मक्सी यहाँ पर पहुँचे हलफ उठाए, लेकिन अभी तक वाज़ह सूरत दिखाई देती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सूरत ये है पीपल्स पार्टी आगे है और MQM पीछे है, लेकिन की जमात है उनसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने राब्ते किए हैं, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 8 अरकान हैं, जमात इस्लामी का 1 मोहम्मद फारूक है, उनसे रब्ता किया, लेकिन उन्होंने ताहाल कोई खातर ख्वाह वापस उनको जवाब नहीं दिया है वोट कास्ट करेंगे या बायकाट करेंगे। क्योंकि कल जो इलेक्शन था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, उनमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जो जमात इस्लामी का एक रुकन था उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। सिर्फ MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने उसमें हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कामयाब हुए और MQM पाकिस्तान के जो खातून स्पीकर की उम्मीदवार थी वो और जो डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार। हमारे साथ रहिएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल ने आज निगरान काबीना अलविदा इजलास कुछ देर में होगा, जिसमें वज़रा, मशीर और अफसरान शिरकत कर रहे हैं, जबकि इजलास का वक्त 12 बजे दिया गया था। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, 12 बजे का वक्त था, इजलास कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह निगरां दौर जो है वो सूबे सिंध में भी अब अपने अख्ताम पर है। आज निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जो है वो अलविदाई इजलास बुला लिया है, जिसके अंदर तमाम काबीना के अरकान समेत तमाम अफसरान और मुशीर भी शामिल होंगे। इसका वक्त जो है वो 12 बजे दिया गया था और अभी बताया गया कि अब से चंद लम्हों बाद जो है वो ये इजलास शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर जो है वो तमाम मुशीर शिरकत करेंगे। अलविदाई इजलास होगा और उसके बाद फिर जो है निगरां वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में जो है वो इस निगरां दौर का बाकायदा तौर पर अख्ताम किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको बताना चलूँ कि अगर हम इस निगरां दौर की बात करें तो ये निगरां दौर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़बूत साबित रहा है। निगरां हुकूमत का जो एक मेजर काम है वो काम इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन को खुशाइन तरीके से कराना है। इंतखाबात को हमने देखा कि जिस तरीके से मुल्क भर में इंतखाबात खुशाइन तरीके से हुए, उसी तरीके से इस निगरां दौर में सूबे सिंध के अंदर भी जो इंतखाबात थे वो काफ़ी ज़्यादा खुशाइन तरीके से हुए। अमन अमान की जो सूरत हाल थी वो बरकरार रही और साथ ही जहाँ पर थोड़े बहुत हमें छोटे मोटे वाक़यात दिखे उसको बेहतर तरीके से निगरां वज़ीर आला ने डील भी किया। इस दौर की अगर हम मज़ीद बात करें तो इस दौर के अंदर एक और मेजर वाक़या ये भी हुआ था, एक और मेजर हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी ये हुई थी कि जो अफ़गान मुहाजिरीन थे उनको जो है तारकीन वतन करके जो उनको मुल्क से बाहर भेजा गया था। तो ये एक बड़ा प्रोसेस था जिसके लिए निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जो खिदमात हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिसाली हैं। आज की अगर हम बात करें आज के इस इजलास की, तो आज के इस इजलास में जो है वो तमाम काबीना के अरकान शामिल होंगे और साथ ही गुज़िश्ता काबीना की जो मिनट्स हैं उसकी मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद फिर इस समांतर सिलसिले का इख्तिताम होगा और फिर हम देखेंगे कि आज दोपहर 2 बजे ही जो है सिंध असम्बली के अंदर नए वज़ीर आला मुंतखब वज़ीर आला का जो है वो इंतखाब होगा, जिसके लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह और MQM की जानिब से अली खुर्शीदी जो है वो नामज़द उम्मीदवार हैं। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद थे। आज के होने वाले इजलास के बारे में अपडेट कर थे, जो कि कुछ देर बाद होगा। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत ये इजलास होना है और निगरां काबीना का अलविदाई इजलास है जो कि कुछ देर बाद होगा, जिसमें वज़रा, मशीर और अफसरान शिरकत कर रहे हैं, जबकि इजलास का वक्त 12 बजे दिया गया था। कुछ देर बाद जो है वो इजलास शुरू हो जाएगा और इस इजलास में जो है मिनट्स की मंजूरी जो है वो ली जाएगी। ताहा मलिक हमें अपडेट कर थे। आज़ाद नोरियो हमारे साथ मौजूद थे। सिंध असम्बली की तैयारियों के हवाले से बता रहे थे आज वज़ीर आला सिंध का इंतखाब होना है और सिक्योरिटी की भी सूरत हाल से हमें अक्सर शाहिद हमें अपडेट कर थी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और ताहा मलिक हमारे होने वाले इजलास के बारे में अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद ही हैं। ताहा, इजलास जो है वो कुछ देर बाद होगा, मिनट्स की मंजूरी दी जाएगी। कौन कौन इस इजलास में शिरकत करेगा और कब तक इजलास शुरू होगा? 12 तो बज चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब तक के हमारे ज़राए के मुताबिक ज़राए का ये कहना है कि अब से चंद लम्हों के बाद ही ये इजलास शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जो काबीना अरकान है वो इस वक्त CM हाउस में पहुंच चुके हैं। कुछ मशीर का इंतज़ार किया जा रहा है, वो जैसे ही यहाँ पर होंगे तो फिर इजलास का बाकायदा तौर पर इजलास जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अंदर हम अरकान की बात करें कि इस इजलास में कौन कौन शामिल होगा। जो निगरा काबीना है उनके तमाम अरकान इसके अंदर मौजूद होंगे, तमाम मशीर मौजूद होंगे और तमाम ही जो अफसरान हैं, मुताल्लिका अफसरान हैं, वो इसके अंदर शामिल होंगे और इस अलविदाई इजलास के अंदर अपना हिस्सा लेंगे। जी ठीक है, ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद रहेगा, आज़ाद नौरियो हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आला सिंध के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह के सियासी करियर पर एक नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे साथ ताहा मलिक भी मौजूद हैं, आज़ाद नौरियो भी मौजूद हैं। आज़ाद, थोड़ा सा ये भी अपडेट कीजिएगा काबीना अरकान की तादाद के हवाले से भी। जी बिल्कुल, सिंध काबीना के हवाले से ताहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के माबेन जो मुशावरत का अमल जारी है, लेकिन ताहाल इस वक्त जो रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं उसमें किसी के नाम पर कुछ सदाकत वाज़ह तौर पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिससे बात करते हैं उनका कहना है कि पार्टी का फैसला है, पार्टी को करना है। लेकिन इस वक्त तक जो खबरें गर्दिश कर रही है उसमें कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं कि उनको सिंध काबीना के अंदर शामिल करके और जो है उनको किसी कोई कलमदान को सौंप दिया जाएगा। क्योंकि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान किया, जिसके बाद में कई ऐसे जो उजरा की दौड़ में नुमाइंदगान शामिल थे वो भी पीछे हट गए। हर कोई ठीक है आज़ाद नौरियो, आपसे फिर से हम दोबारा अपडेट हासिल करने के लिए राब्ता भी करेंगे। आज़ाद नौरियो हमें अपडेट करते, आपका बहुत शुक्रिया। ताहा मलिक हमें अपडेट करते, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सिक्योरिटी के हवाले से अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद रही हैं, आप तीनों को बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत का इंतखाबी मरहला है, इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। तफसीलात जानते हैं ममताज़ जमाली से। बिल्कुल, मुल्क भर में सदारती इंतखाबात करने का ये मामला है और सदारती इंतखाबात का मरहला आ चुका है। सिंध में पोलिंग इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी का अब ये मामला सामने आ गया है। पोलिंग के इंतज़ामात संभालने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की रजामंदी दरकार है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बाज़ाब्ता ख़त भी जो है वो लिखा गया है। इलेक्शन कमीशन के ख़त के मुताबिक ये कहा गया है कि सदारती इंतखाबात इलेक्शन के बाद 1 माह में कराना लाजमी है। उन्होंने अपने ख़त में ये भी लिखा है कि सदारती इंतखाबात कराने के लिए 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च का वक्त है। ये 9 फरवरी से 9 मार्च तक की मुद्दत है। इसी दौरान जो है सदारती इंतखाबात जो हैं वो करवाने होंगे। ख़त में ये भी लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि सिंध में सदारती इलेक्शन कराने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हैसियत से जो है चीफ जस्टिस की चाहिए। उन्होंने अपने ख़त में ये इस्ता की है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि इस इंतखाबात के दौरान जो है आप प्रिजाइडिंग अफसरान की खिदमात दें। लिहाजा उनका ख़त में ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन का कि सदारती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग जो अफसरान हैं, जबकि तमाम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो प्रिजाइडिंग अफसरान होंगे। मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स का अगवा और कत्ल, गुड ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर्स राना तारक कहते हैं लगता है मालबरदार गाड़ियों को रोकने पर कोई माफिया काम कर रहा है। कच्चे के डाकुओं को लगाम ना दी तो मुल्क भर में माल की तरसील जारी नहीं रह सकेगी। कच्चे के डाकू हाईवेज पर हमले कर रहे हैं। हुकूमत ने फौरी एक्शन ना लिया तो मजबूरन पूरे मुल्क में माल की तरसील सबकी मशावरत के बाद ऐलान कर सकते हैं। मजीद वो क्या कहते हैं, पहले सुनते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी कराची गुड्स केयर एसोसिएशन, जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 से हमारे ड्राइवर अगवा भी हो रहे हैं और कत्ल भी हो रहे हैं सिंध के अंदर। इस तरह के हालात में ना तो हमारे ड्राइवर कराची में आ सकते हैं और ना फिर कराची के अंदर दालें पहुंचा सकते हैं, ना कराची के अंदर सब्जियां पहुंचा सकते हैं, ना कराची से पूरे पाकिस्तान की जो मशीनरी से लेकर दालों से लेकर हर किस्म की अनाज जो हमारे ड्राइवर लेके जाते हैं ना वो ले जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ों के पीछे कोई माफिया काम कर रहा है और ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बर्बाद तो करने पे तुला हुआ है
और अगर याद रखें, अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, ड्राइवरों ने माल लाना छोड़ दिया, कराची पोर्ट से माल उठाना छोड़ दिया, तो इकॉनमी को इतना नुकसान होगा और ना तो इनका कोई माल उठाएगा, माल इनका पोर्ट पे ख़राब हो जाएगा, माल इनका मंडियों में ख़राब हो जाएगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर बदनामी होगी। याद रखा जाए, अगर इन कच्चे के डाकुओं को लगाम ना डाले, इनको ख़त्म ना किया गया, तो पाकिस्तान किसी अच्छी तरफ नहीं जा रहा। पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और पाक इस मामले पर मजीद बात करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा। 1 दर्जन के करीब ड्राइवर अगवा हुए थे और कच्चे के डाकू हैं जो कराची से माल जो 2 पोर्टों से लेके जा रहे थे, गाड़ी समेत अगवा किया था, जिसके बाद तावान मांगा गया था और गुड ट्रांसपोर्टर ने धमकी भी दी थी, जिसके बाद आला हुकाम ने एक्शन लिया था और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। लेकिन एक बार फिर देखा जा रहा है कि जो हाईवे पे, अब पहले कच्चे के इलाके में था, अब हाईवे पे ये सूरत हाल है कि जो कराची से माल से लोड गाड़ियां जा रही हैं, जो मुल्क भर में तरसील होती है, जिसमें मशीनरी है, अजनास है, दालें हैं, तो उसको जो उसके ड्राइवर को और उनको जो अगवा किया जा रहा है, जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं, अभी कराची गुड ट्रांसपोर्टर और यूनाइटेड गुड ट्रांसपोर्टर ने ये शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि हमारे एक ड्राइवर को जख्मी कर दिया, एक को अगवा कर लिया गया, 50 लाख रुपए तावान मांग रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में काम कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। और कहा है कि फौरी तौर पर जो कच्चे के डाकू के खिलाफ एक्शन शुरू किया, ये मुतालबा किया है और अगर इस पे फौरी तौर पर एक्शन नहीं हुआ तो ये भी अंदिया दिया है कि मुल्क भर में माल की तरसील रोकी जा सकती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब तक कितने वाकयात हो चुके हैं अगवा करने के और कत्ल होने के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, जो तफसीलात बताई जा रही हैं? जी, यहाँ पे तो ये बताया है कि अभी जो फरवरी में जो इलेक्शन के दौरान भी जो है यहाँ पे जब माल जा रहा था तो वहाँ पे तकरीबन कहा गया कि 1 दर्जन के करीब जो वाकयात हुए जिसमें फायरिंग करके जो ड्राइवरों के पास पैसे होते हैं वो सब ले गए थे। लेकिन एक बार फिर जो है यहाँ पे सूरत हाल ये हुई है कि गुज़िश्ता रोज जो है हाईवे पे जो है वहाँ ड्राइवर को जख्मी किया गया, एक को अगवा कर लिया गया है और यहाँ पे एक है कि मुसलसल वाकयात ये होते जा रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कराची के 2 पोर्ट से माल की तरसील होती है, जिससे मशीनरी है, दीगर आलात हैं जो अंदरूनी मुल्क जाते हैं, उसकी तरसील रुक सकती है और ये मुतालबा किया है कि हुकूमत इस पर फौरी एक्शन करे। अगर एक्शन ना हुआ तो हम फिर मजबूर हो जाएंगे स्टेक होल्डर के साथ मिलकर के मुल्क भर में माल की तरसील जो कराची के 2 पोर्टों से होती है। ठीक है, अशरफ खान तफसीलन अपडेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कम से लड़का लड़की समेत 20 से जायद लापता की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए बड़ा हुक्म। लापता अफराद मतलूब हैं या अज खुद गायब हो गए हैं, इन्हें तलाश करके अदालत में पेश किया जाए। इस पर मजीद बात करेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कम से कम लड़की और लड़का समेत सैकड़ों लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक आई दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लिहाजा अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक बड़ा हुक्म जारी करते हैं। अदालत ने जो है लापता अफराद से मुतल्लिक तमाम इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने दी है कि जेल, रियासती बस समेत तमाम इदारे जो है लापता अफराद से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। जबकि अदालत ने यह भी कहा है कि जो लापता शहरी हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी जो है अदालत ने तलब कर ली है और अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़। सदर टाउन की यूसी नौजिबली मोहल्ले में 2.5 बरस से सीवरेज निज़ाम दरम बरम है, जिसके बायस रिहायशी, ताजर और इतराफ़ में मौजूद सरकारी इदारों के मुलाजमीन सख्त परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, जुबली मोहल्ले से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जो कि गजदराबाद का हिस्सा है और गार्डन का जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसके एन सामने वाला ये इलाका है। इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। गुज़िश्ता 2.5 बरस से जो है वो सेवरेज के नाकारा, बदतरीन नाकारा निज़ाम से दो चार है। यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग हैं और गुंजान आबादी इलाका है, पुरानी आबादी है और यहाँ पे जो मकीन हैं, हज़ारों की तादाद में जो मकीन हैं वो इस सेवरेज के नाकारा निज़ाम के नतीजे में बिल्कुल घरों में महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पे वबाई अमराज फूट पड़े हैं। शहरी यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कौन सा इलाका है, कब से ये परेशानी? अस्सलाम वालेकुम। ये इलाका है जुबली चौक का इलाका है, नूर मस्जिद के करीब। गार्डन हेडक्वार्टर बिल्कुल अपोजिट साइड पे और उसकी बैक साइड पे गजदराबाद है। ये उसी के बीच में लगता है। पर 2.5 साल से हमारा ये बुरा हाल है मोहल्ले का
और कोई देखने नहीं आता है। वोट मांगने सारे आ जाते हैं और उसके बाद लोग नमाज के लिए जाने के लिए परेशान होते हैं। आप देखें किस तरह जाएंगे लोग, इधर से इस गली से गुजरेंगे। आप ये भी बताइएगा मुझे कि ये इसके अलावा यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी आमदोरफ्त तो बिल्कुल कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। किस तरह आमदोरफ्त होती है, लोगों के रोज़मर्रा के अमूर किस तरह अंजाम देते हैं? बस क्या करें, अब लोग मजबूर होके निकलते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। क्या करेंगे, लोगों को बोल बोल के थक गए कि यार ये करवा दो। वोट लेने के लिए सारे आ जाते हैं। ये झंडे वगैरह यहाँ पे जो बता रहे हैं कि यहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा रही होंगी, तो जो मुंतखब नुमाइंदे हुए हैं उनसे कोई राब्ता हुआ आपका? राब्ते होते रहते हैं, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी के हैं, MKM के हैं और ये तहरीक लब्बैक के हैं। ये सारे आते हैं, आगे चले जाते हैं। देख के 2.5-3 साल होने को आ गए हैं, हम इसी तरह भुगत रहे हैं इसके लिए। बिल्कुल तशनाए लब हैं यहाँ के शहरी। तकरीबन 2.5-3 साल बताया जा रहा है कि ये सेवरेज की सूरत हाल इंतहाई नाकारा है, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद जो है वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ख़ासतौर पर ख़वातीन और बच्चे जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर दिखाई देते हैं, जबकि वबाई अमराज भी यहाँ पे फूट पड़े हैं। जी आगे बढ़ते हैं। दो दरिया पर 8वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। 3 रोज तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में मुल्क भर से 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा फरहान खान से। 8वां साइकिलिंग नेशनल रोड चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आज जो पहला रोज़ है समंदर के साहिल किनारे दो दरिया के मकाम पे जो है वो ये आगाज़ किया गया। इस वक्त मेरे कैमरामैन हैदर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो वो ये ट्रैक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इस वक्त जो है वो यहाँ पे जो है वो 4 कैटेगरीज़ के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। ये वो तमाम क्लब्स और कैंप्स और सूबे हैं जहाँ से लोगों ने आए हैं और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इनमें हर सूबे और हर क्लब के जो वो खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करेंगे। इस वक्त जो वो हमारे साथ पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कैसा देख रहे हैं कराची के अंदर जो वो 8वीं दफ़ा जो है वो साइकिलिंग रेस का इनेकाद किया गया? कराची में पहले भी हम नेशनल रोड चैम्पियनशिप इसी रोडों पे करवा के जा चुके हैं। ये तीसरी चौथी बार है कि हम कराची आ रहे हैं और यहाँ पे ये दो दरिया में सबसे अच्छा है कि इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। DHA ने काफ़ी कोऑपरेशन किया और उन्होंने ये रोड्स हमें ब्लॉक करके दिए हैं और बच्चों को इवेंट्स करने का मज़ा आ रहा है। इसमें कोई हर्डल्स नहीं है, ट्रैफिक नहीं है और सेफ जो है ना वो इवेंट्स हो रहा है। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि इनके अंदर जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैटेगरीज़ के अंदर, अगर कोई अच्छी कारकर्दगी रखता है तो क्या उसको आगे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा? ये जो नेशनल होती है इसमें हमारा जो है ना जितनी टाइमिंग्स है ये रिकॉर्ड की जाती हैं। बेस्ट प्लेयर भी होते हैं, बास टाइम पे बेस्ट प्लेयर जो है ना अनफिट भी हो जाता है। तो जब अब एशिया की हमारी रोड चैम्पियनशिप आएगी एशिया की, उसमें हम जो टीम भेजेंगे तो हम दोबारा भी ट्रायल कराएंगे और ये जो हमारे पास अभी जो लड़के बेस्ट टाइमिंग है इनको भी शामिल करेंगे। उसमें से जो बेस्ट होंगे वो हम जो है ना एशिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जी बिल्कुल, जो बेस्ट होंगे वो आगे जाके जो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। 4 कैटेगरीज़ के ऊपर मुश्तमिल ये इवेंट है, जिसके अंदर जो है वो जूनियर कैटेगरी, एक्सपर्ट कैटेगरी, मास्टर कैटेगरी और इसी के साथ साथ एस कैटेगरीज़ के ऊपर जो है वो इवेंट जारी है। जी आगे बढ़े और आपको बताते चलें, कराची समेत सिंध भर में आज 7 रोज़ इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। मुहिम 3 मार्च तक जारी रहेगी। इस दौरान 5 साल से कम उम्र तकरीबन 10.6 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाई के कतरे पिलाए जाएंगे। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ का कहना है कि 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक दी जाएगी। पोलियो मुहिम के दौरान 70,000 से ज़ायद टीमें 10 मिलियन से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची समेत सिंध भर में आज से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। मुहिम 3 मार्च तक जारी रहेगी। इस दौरान 5 साल से कम उम्र तकरीबन 10.6 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटर बोर्ड की नाअहली के बायस कॉमर्स रेगुलर का रिजल्ट ताख़िर का शिकार है। 9 जनवरी को बोर्ड ने फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और होम इकनॉमिक्स के नताइज का ऐलान किया था। 23 जनवरी को आर्ट्स रेगुलर, प्राइवेट और कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप्स के नताइज का ऐलान हुआ था। कॉमर्स रेगुलर के पर्चे भी दीगर फैकल्टीज़ की तरह जुलाई में हुए थे, लेकिन इंटर बोर्ड की जानिब से ताहाल नताइज जारी नहीं किए जा सके। इंटर बोर्ड हिस्सा अव्वल कॉमर्स प्राइवेट में कामयाबी का तनासुब 37% देखा गया है।
कुछ बात करेंगे रमजानुल मुबारक के हवाले से। तो इससे कबल ही मारूफ कंपनियों की मनमानियां शुरू हो गई हैं। कुकिंग ऑयल की बात की जाए और घी की कीमतों में भी 20% इजाफा देखा गया है और 20 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ब्रांडेड कंपनियों का 5 लीटर कुकिंग ऑयल 100 रुपये महंगा हो गया है। मजीद हमें बताइएगा काविश मेमन। बिल्कुल देखें, यूटिलिटी स्टोर्स पर तो आवाम को रिलीफ मिला है क्योंकि घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में कमी हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिटेल और होलसेल की सतह पर कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं, बताइएगा क्या वजह है, कितना इजाफा हुआ है? ये वजह तो कुछ नहीं है, जब काम नहीं था तो ये धड़ाधड़ स्कीमें दे रहे थे तो रेट कम कर दिए थे। अब जब काम का टाइम नजर आया तो इन्होंने 100 150 रुपए कार्टन जो है वो बढ़ा दिया है सारी कंपनियों ने। नहीं, रिलीफ कहाँ मिलेगा, तो रमजान आ रहा है तो भाई रिलीफ मिल रहा होता तो रमजान में रिलीफ दे देते ना, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने 100 150 रुपए कार्टन हर कंपनी ने बढ़ा दिया है। इस हाल से दुकानदारों का कहना है कि रमजान मुबारक की आमद के साथ ही जो ब्रांडेड कंपनी है उन्होंने कीमतों में इजाफा कर दिया और 5 लीटर वाला जो कार्टन है उस पर भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है तकरीबन 100 रुपए तक का। और दुकानदारों का कहना है कि रमजान से कबल आवाम को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जामा कराची में फ़लस्तीन एकेडमिक फोरम और फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर तमाम दूसरी बैनुल-अक़वामी यकजहती फ़लस्तीन का कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार और कौंसल जनरल शरीक हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामा कराची में मौजूद हूँ और फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम और जामा कराची के इश्तराक से आज फ़लस्तीन यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ कुछ तालिबात मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका बिलखुसूस क्या मकसद था और ये लोग आज यहाँ पर क्या पैगाम दे रहे हैं। पैगाम यही देंगे कि वो अवेयरनेस फैलाई जाए इस काम में, जैसे कि इस सेमिनार की मिसाल है फ़लस्तीन बर्बरियत की ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम हो और इस साल कितना गलत है इसके बारे में सबको पता चले और आवाज़ उठाई जाए, सबको पता चले। और इसी का मकसद था आज की कॉन्फ्रेंस का। क्या कहना चाहेंगी, एक स्टूडेंट जो है अपना किरदार किस तरीके से अदा कर सकता है इस वॉर में? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले एक पर्सन इंडिविजुअल के अंदर एक एहसास होना चाहिए। जब तक वो एहसास नहीं होगा वो दूसरे का दुख नहीं समझ सकता। जब एक साथ हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं सेमिनार की सूरत में या फिर कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें हमारी आवाज़ एक उन तक पहुंचती है, वरना उन लोगों तक हम लोग हमको नहीं देख सकते, ना वो हमें देख सकते हैं। वो तो हमें हमारे लिए वो है कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमारे तक पहुंचेगा, उन तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही। तो हम लीस्ट तो यही कर सकते हैं कि अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन की सूरत में भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है इन्होंने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़रूर यूज़ करें इसको आवाज़ उठाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। अवेयरनेस फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक एहसास होना चाहिए, हम उनको नहीं देख सकते लेकिन वो हमें नहीं देख सकते। ताहम ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स भी शरीक है और यकीनन अभी भी बदस्तूर ये जो कॉन्फ्रेंस है वो जारी है। बहुत शुक्रिया। शहर कायद में सिंध गेम्स के मुकाबले इख्तितामी मराहिल में पहुंच गए। स्क्वॉश चैंपियनशिप में कराची ने मेंस और वुमेन्स टाइटल अपने नाम कर लिया। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी देखिए 18वें सिंध गेम्स में जो इस वक्त नाज़माबाद के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैंडबॉल के मुकाबले जो है कराची और जो है हैदराबाद के दरमियान मुकाबला हुआ है, जिसमें हैदराबाद ने जो है 3 के मुकाबले में 11 गोल से गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद की वो लड़कियां जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, हम उनसे बात कर लेते हैं। मुझे आप सबसे पहले बताइएगा कराची आके आप लोगों को कैसा लगा? कराची की ही टीम को जो है आप लोगों ने मात दी, बड़ा ही ज़बरदस्त खेला आपकी लड़कियों ने, हमने देखा गोल पे गोल दागे जा रही थी। तो क्या कहेंगे इस जीत की खुशी में जो है आप लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है? पहली बात तो बहुत खुश हुए हैं और जो है हम लोग सिंध गेम्स जो हैं वो काफ़ी साल बाद हुए हैं, काफ़ी साल बाद ये मौका मिला है हैंडबॉल प्ले करने का इस तरीके से और हम लोग बहुत जाहिर सी बात है गोल्ड लगाए तो खुशी तो बनती है ना, हम लोग बहुत खुश हैं इस बारे में। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ऐसे गेम्स भी मौजूद हैं और लड़कियाँ भी प्ले कर सकती हैं। तो हैदराबाद और बाकी जितने सिंध के डिवीज़न्स हैं उन्होंने आके यहाँ पर प्ले करा, बहुत मतलब अच्छी कोशिश है कि जो है ना लड़कियाँ आके और बढ़ें और अच्छा खेलें। अच्छा आप मुझे बताइएगा क्या कहेगी गेमों में आपने पार्ट लिया, आप मुझे बता दें क्या कहेगी यहाँ पे आप लोगों ने हैंडबॉल का गेम जीता और भी गेम्स में जो है हैदराबाद ने पार्टिसिपेट किया है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? जी हम लोगों ने नेटबॉल, थ्रोबॉल, हैंडबॉल में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह नेटबॉल में हमारी 2nd पोजीशन लगी है और हैंडबॉल में 1st पोजीशन और अभी थ्रोबॉल का फाइनल हमारा रहता है। और बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है। जैसे कि सिंध गेम्स 5 साल बाद हुए हैं, बहुत अच्छा है कि सिंध के लोगों को और भी डिवीजन्स हैं, लाड़काना, सक्कर और हैदराबाद, कराची, बेनज़ीराबाद, उन सब की जो जिधर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है वो लोग आके इधर खेलते हैं और बहुत मतलब अच्छे मुकाबले हैं, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है।
के हमारे साथ मौजूद हैं सिंध की वो लड़कियां जिन्होंने कराची को जो है यहाँ पे मात दी है। बड़ा ही ज़बरदस्त हैंडबॉल का ये मुकाबला हुआ और इसमें ना सिर्फ गर्ल्स के बल्कि मेल्स के भी जो है मुकाबले इस वक्त यहाँ पर जारी हैं। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि कराची जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा मेडल लेके जो है पहले नंबर पर है। हैदराबाद के से जो डिवीज़न से जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं एथलीट, वो भी जो है इन मुकाबलों को में हिस्सा लेके काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी।